हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन योर स्कूल चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप क्लास 8 की साइंस का जो फर्स्ट लेसन का बचा हुआ भाग है उसे पढ़ेंगे। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कल ये पूरा यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हमें नेचुरल मेथड्स यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लीविंग द एग्रीकल्चर लैंड फैलो, जो कृषि संबंधी भूमि है उसको बंजर छोड़ना। वन वे टू रिप्लेनिश द nutrients in the soil previously used for agriculture is by leaving the agriculture land fallow। यह कहने का मतलब है कि कृषि के लिए पहले से प्रयोग की जाने वाली जो मिट्टी है उसमें पोषण तत्वों की पुनः पूर्ति करने का एक तरीका क्या है? कृषि संबंधी भूमि को बंजर या परती छोड़ना। समझ में आ गया? अगर उसमें आप ये चाहते हो कि पोषण तत्वों को फिर से उसमें लाया जाए, उसमें खेती अच्छी हो सके फिर से, तो क्या करना पड़ेगा? उस जमीन को आपको परती छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर पोषण तत्वों की उसमें कमी है, सही उपज नहीं होती है, तो this allows sufficient time for microbes to decompose the plant and animal waste in land। यह क्या करेगा? यह जो है, जो माइक्रोब्स में सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए एक पर्याप्त समय देगा या पर्याप्त समय की अनुमति देगा। क्या करने के लिए? टू डिकम्पोज द प्लांट, पौधों को अपघटित करने के लिए, और जमीन में या भूमि में जो पौधे हैं उनको, और एनिमल जो वेस्ट हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रोब्स हैं उनको पर्याप्त समय देगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है? डिकम्पोजिशन released nutrients back into the soil, making the land fertile for the next season of agriculture। और जो अपघटन का मतलब जो भी चीजें उसमें धीरे धीरे सड़ेंगी, अपघटित होंगी, तो अपघटित डिकम्पोजिशन रिलीजेज न्यूट्रिएंट्स बैक। हाँ ठीक है, जो अपघटन का वर्क है वो क्या करेगा? मिट्टी में वापस पोषण तत्वों को रिलीज करेगा, मुक्त करेगा। समझ में आ गया? मेकिंग लैंड फर्टाइल फॉर नेक्स्ट सीजन ऑफ, कृषि के अगले सीजन के लिए भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी में वापस पोषण तत्वों को मुक्त करेगा या मुक्त करता है। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन है, जो सड़ने का वर्क है या जो अपघटन का वर्क है, वो क्या करेगा? कृषि के लिए अगर आप परती छोड़ देते हो तो जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे? उसे अपघटित करेंगे। किन किन चीजों को? जो भी आपके काउडंग वगैरह, जो भी एनिमल वेस्ट हैं वो, और आपका उसमें क्या था, प्लांट, जो भी पौधे हैं उन सभी को अपघटित करेगा और अगले सीजन के लिए जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी में वापस जो पोषक तत्व हैं उनको मुक्त करता है। ठीक है, फिर आगे है मिक्स्ड कल्टीवेशन। मिक्स्ड कल्टीवेशन का मतलब क्या होगा? मिश्रित खेती। मतलब दो चीजों को या तीन चीजों को एक साथ बोना। The cultivation of two different crops is called mixed cultivation or mixed cropping। कह रहे हैं कि दो विभिन्न फसलों की खेती मिक्स्ड कल्टीवेशन या मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। The main crop and the leguminous crop are sown in the same field। कह रहे हैं कि जो मुख्य क्रॉप है, मुख्य फसल है, और जो लेगुमिनस मीन्स होता है फलीदार, ठीक है, जो फली युक्त क्रॉप फसलें हैं उसको, और जो मेन क्रॉप है इसको क्या करते हैं? एक ही फील्ड में हम बोते हैं। तो यही होगा मिक्स्ड कल्टीवेशन। द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज आर डिफरेंट एंड दे बैलेंस ईच अदर्स नीड। कह रहे हैं कि जो
न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर दीज, मतलब इसके लिए जो भी पोषण की आवश्यकता है आर डिफरेंट, वो क्या है, भिन्न है। एंड दे बैलेंस, मतलब दोनों को अलग अलग पोषण तत्वों की जरूरत है। एंड दे बैलेंस ईच अदर्स नीड, और वे क्या करेंगे, एक दूसरे की जो भी आवश्यकता है उसको बैलेंस करते हैं, मतलब जो उसको जरूरत है उनको देंगे और जो उनको जरूरत है उनको देंगे, आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन व्हीट एंड पैडी यूज नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल, कह रहे हैं कि व्हीट एंड पैडी मीन्स गेहूं और चावल, या धान होता है, चावल भी कह सकते हैं, राइस। यूज नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से नाइट्रोजन को प्रयोग करते हैं। सो लेगुमिनस प्लांट्स लाइक पी, सोयाबीन, ग्रीन बीन्स आर ग्रोन, इसलिए फलीदार जो प्लांट्स हैं जैसे कि पी, मटर, सोयाबीन, ग्रीन बीन्स जो हरी सेम है, वे उगाई जाती हैं। ठीक है ना, इन सभी चीजों को उगाया जाता है। लुमिनस, अच्छा, लेगुमिनस प्लांट्स हैव बैक्टीरिया इन दियर रूट नोड्यूल्स, कह रहे हैं कि जो फलीदार पौधे हैं उनमें, उनकी जड़ों में क्या होते हैं, उनके जड़ों की नोड्यूल्स में, ग्रंथियों में बैक्टीरिया होती हैं जो क्या करती हैं, कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इन एयर, हवा में जो गैसियस नाइट्रोजन है उसे क्या करती हैं, किसमें बदल देती हैं, कंपाउंड में, यौगिक में कन्वर्ट कर देती हैं। दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट, जो पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकती है, अवशोषित हो सकती है, ये आपने कल पढ़ा था। ठीक है, इन दिस मेथड, इस तरीके में, टू क्रॉप्स विद डिफरेंट नीड, दो फसलें विभिन्न आवश्यकताओं के साथ, जो दो फसलें हैं इज कल्टिवेटेड वन आफ्टर अदर इन सेम फील्ड, एक ही फील्ड में, एक ही खेत में एक के बाद दूसरे की खेती की जाती है। समझ में आया कि नहीं, मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक की खेती करने के बाद हम दूसरे की खेती करते हैं, और इस तरीके से द सेकेंड क्रॉप इज सोन आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप इज हार्वेस्टेड, और जो दूसरी क्रॉप है उसको बोया जाता है कब, जब पहली फसल को काटने के बाद, पहली फसल को जब हम काट लेते हैं तो उसमें दूसरी फसल को हम बोते हैं। इन क्रॉप रोटेशन, और क्रॉप रोटेशन में मतलब इस फसल के चक्रण में, सीरियल्स लाइक wheat, maize, paddy, millet are grown alternatively with luminous crops like pulses, peas, bean, groundnut, cloves in same field। एक ही खेत में, कह रहे हैं कि जो सीरियल्स हैं, जो भी मैंने अभी नाम लिए यहाँ पे, गेहूं, मक्का और धान, बाजरा, ये सभी क्या हैं, वैकल्पिक रूप से जो लुमिनस फलीदार जो फसलें हैं, जैसे कि पल्सेस मिस दाल, पीज मिस मटर, बीन मिस सेम, ग्राउंडनट और क्लोव, ग्राउंडनट कह सकते हैं मूंगफली को, ठीक है, और क्लोव मिस क्या बोलते हैं उसे, लौंग। इन सभी को हम वैकल्पिक रूप से उगाते हैं। ठीक है, एक ही खेत में, एक के बाद दूसरे को। आगे है एडिंग मैन्योर्स, खाद डालना। मैन्योर्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो खाद है वो क्या है, एक प्राकृतिक जैविक पदार्थ है, ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट बाय द एक्शन कैरीड आउट बाय माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा किए गए कार्य से जानवरों के वेस्ट के डिकम्पोजिशन मीन्स अपघटन के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब ये जो है प्राकृतिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये कहां से प्राप्त होता है, माइक्रोब्स के द्वारा जो किया गया कार्य है। मतलब जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अगर जमीन को काफी दिनों तक छोड़ देते हैं, जो माइक्रोब्स हैं उसे जो भी एनिमल वेस्ट या फिर प्लांट्स हैं उनको अपघटित करते हैं, तो उसी से खाद बनती है। ठीक, उस खाद को हम क्या कहते हैं, द मैन्योर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कंपोस्ट। माइक्रोब के द्वारा जो भी हमें खाद मिलती है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट मीन्स भी खाद ही होता है। वर्मी कंपोस्ट इज अ कंपोस्ट ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ अर्थवर्म। कह रहे हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट है, कृमि खाद है,
वो क्या है, एक खाद है जो किसके द्वारा प्राप्त होती है, ऑर्गेनिक वेस्ट पर जो अर्थवार्म है इनके कार्य के द्वारा प्राप्त होती है। ऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स जो भी पौधे, मान लीजिए हमने पेड़ पौधे काटे हैं और उसको वहीं छोड़ दिया, ठीक है, घास फूस है सड़ रही है उसमें पड़ी हुई है, तो उसको क्या करते हैं, अपघटित करते हैं और उन्हीं के कार्य के द्वारा हमें ये खाद प्राप्त होती है। अर्थवर्म्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म मीन्स केचुआ, ये क्या करता है, डिकम्पोज ऑर्गेनिक, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उन्हें डिकम्पोज करता है, अपघटित करता है और खाद में उन्हें बदल देता है, उन्हें खाद बना देता है। द अर्थवर्म्स आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट लेवल इन द सॉइल। जो केचुआ हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में पोषण के जो स्तर हैं, पोषण के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। Their movements also aerate the soil, और उनका जो मूवमेंट है मतलब उसमें जो वो चलते रहते हैं, इससे मिट्टी एरेट होती है, मतलब मिट्टी हवादार होती है, उसमें हवा का आना जाना अच्छे से हो पाता है। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से अर्थवर्म्स आर नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड। जो अर्थवर्म्स हैं, केचुआ हैं, वो किसान के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट आर इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट है वो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का एक इको फ्रेंडली विकल्प है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, खाद के लाभ क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे क्या फायदे हैं। इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यह क्या करता है, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द, सेकंड है, इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यह क्या करता है, मिट्टी की जो पानी को होल्ड करने, पानी को पकड़ने की क्षमता है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है खाद। इट हैज नो हार्मफुल केमिकल्स, इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं होते, रासायनिक चीजें नहीं होती हैं। एज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि यह रिन्यूएबल स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे काउडंग, हॉर्स डंग, लीफ लिटर एक्सेट्रा। इन सब चीजों से, काउडंग में गाय का गोबर, घोड़े का जो गोबर है, और लीफ लिटर में ढेर सारी पत्तियों का ढेर अगर है, कूड़ा है पत्तियों का, तो इत्यादि इन सभी चीजों से ये प्राप्त होता है, इसलिए इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। अगला है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया। यह जो है क्या करता है, जो यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया, मिट्टी में जो बैक्टीरिया है उनकी संख्या को भी बढ़ाने में मदद करता है। इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ सॉइल, और यह मिट्टी की पीएच को मेंटेन करता है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक या एल्कलाइन नहीं होने देता है। एंड डज नॉट पॉल्यूटेड, और इसे प्रदूषित नहीं होने देता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ, इसके कुछ हानियां भी हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, यह बड़ी, इसका मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी विशेष पोषण के लिए है, तो किसी विशेष पोषण के लिए भी ये नहीं है। ठीक है, आगे एडिंग फर्टिलाइजर्स, अगर फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं तो क्या होता है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है ना, विच हैज अ हाई कंटेंट ऑफ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो एक खास पोषण की उच्च सामग्री को रखता है। मतलब उसमें क्या होता है, खास पोषण, मतलब एक, जैसे कि ये देख सकते हो सभी अलग अलग हैं, किसी में कोई नाइट्रोजन के लिए, कोई फास्फोरस के, पोटेशियम के लिए, इसी तरीके से खास पोषण की एक उच्च सामग्री को ये सम्मिलित करता है, इसमें होता है। विच व्हेन एडेड टू द सॉइल, जिसे जब हम मिट्टी में डालते हैं तो ये क्या करता है, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देता है। दे आर, वे हैं, क्या क्या हैं, एनपीके टाइप, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, ये जो भी है आप देख पा रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम
और नाइट्रोफॉस्फेट, ये सभी क्या हैं? फर्टिलाइजर हैं। एडवांटेजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के फायदे क्या हैं, लाभ क्या है? इवन अ स्मॉल क्वांटिटी मतलब इज इफेक्टिव, मतलब ये कि थोड़ी सी मात्रा ही प्रभावशाली, बहुत ढेर सारा नहीं डालना है। जैसे खाद में था कि लार्ज अमाउंट की जरूरत पड़ती है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी सी मात्रा ही प्रभावशाली होती है। इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, और यह न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक भी होता है, मतलब पोषण विशेष होता है। मतलब जिस पोषण के लिए हम हमारे जमीन में जिस पोषण की कमी है, यदि हम फर्टिलाइजर को डालते हैं तो उस पोषण की पूर्ति हो जाती है। इट जनरेट्स हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और ये क्या करता है? फसलों की उच्च उपज को जनरेट कर देता है, बढ़ा देता है। इट इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, और यह स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आसान है। फिर आगे है डिसएडवांटेजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के कुछ नुकसान हैं, डिसएडवांटेज हैं, उसे पढ़ते हैं। इट इज एक्सपेंसिव, ये क्या है? महंगा है, ठीक है ना, उसकी अपेक्षा मैन्योर की अपेक्षा महंगा है। टू मच यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एल्केनाइन और एसिडिक, मतलब अधिक मात्रा में यदि हम फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो यह मिट्टी को एल्केलाइन या एसिडिक बना देता है। फर्टिलाइजर्स एग्जॉस्ट एनर्जी सोर्सेस लाइक पेट्रोलियम एंड कोल एज दे आर यूज्ड इन इट्स मैन्युफैक्चर। कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हैं ये क्या करते हैं? जो एनर्जी के स्रोत हैं जैसे कि पेट्रोलियम और कोल, इसको समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर यूज्ड इन इट्स, क्योंकि वे इनके मैन्युफैक्चर में, इसके निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उसकी कमी हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट होता है। टू मच यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स विल्ड द क्रॉप, और यदि हम कह रहे हैं कि टू मच यूजेज, अगर अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर को प्रयोग कर देते हैं तो जो फसल है वो मुरझा जाती है, विल्ट हो जाती है, मुरझा जाती है। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स काजेस पॉल्यूशन, और फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है, निर्माण है, ये क्या करता है? पॉल्यूशन का कारण है, इससे प्रदूषण फैलता है। फर्टिलाइजर्स हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, और जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, ये मानवों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। When unwashed vegetable and fruits are consumed, जब हम बिना धुले हुए सब्जियों को और फलों को खाते हैं तो ये क्या होता है? मनुष्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में अब इतना ही पढ़ते हैं, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इरिगेशन से पढ़ेंगे, ठीक है।